हर जगह टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन कोटा में जो टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है। कोटा में होता है कि आप पढ़ाए और बच्चों को मजा आया तो पूरी बिल्डिंग कांप जाती है तालियों से। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? जब तक इंडिया का हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है तब तक हम सफल नहीं है। एक बच्चा सफलता को कैसे देखे? पे करना पड़ेगा आपको, पे करना पड़ेगा आपको मेहनत के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, सेक्रीफाइस के टर्म्स में। ऑफलाइन में तो ऐसा भी होता है कि बीच में जो लंच टाइम है उसमें भी बच्चा बहुत डाउट पूछता है, बहुत डाउट। लंच पे स्किप हो जाता है टीचर्स। लंच बिल्कुल हो जाता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता। लगभग रोज 6 से 7 क्लास रोज होती थी मेरी 1.5 घंटे की। तो आप अंदाजा लगा लें 9 घंटे तो मतलब टीचिंग होता था हमारा, 3-4 घंटे डाउट। भविष्य में क्या करने की योजना है? चाहे लाइफ में कुछ भी बन जाऊं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। अब जब से ये कॉर्पोरेट कल्चर हुआ है तब से टीचर्स परेशान है। ये तो इम्पोर्टेंट है, मैंने भी नोटिस किया है। अब वो है कि ऑनलाइन में लार्ज स्केल पे कनेक्ट होते हैं और ये रहेगा। का जो लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है 24 आवर्स में से वो रहता है जिस समय वो क्लास में बच्चों के सामने खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए भी वो है बिल्कुल। अब मैंने कहाँ एंजॉय किया था तो ऑफलाइन, बट ऑनलाइन नीड है इंडिया का, बच्चों का, इसलिए हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। एमआर के ऊपर जो स्टार लगा वो कब से मानते हो आप? वो सब कोटा का देन है। पेरेंट्स के पास 100 रुपए हैं तो अपने बेटे पे 80 रुपए खर्च करेगा और बेटी पे 20 रुपए खर्च करेगा। हेलो एवरीवन, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सबसे पहले मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक बड़े चेहरे से एजुकेशन इंडस्ट्री में। ठीक है, इससे बड़ा चेहरा अभी नहीं है। तो हमारे साथ है एमआर सर, मनीष राज सर। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे मनीष राज सर को। तो सबसे पहले मनीष राज सर के लिए जोरदार तालियां। और फिर हम आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बस ये सिंपल एक चाय पर चर्चा है सर। हम लोग कॉफ़ी पीते रहेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। कई सालों से हम लोग साथ में काम किए हैं, कभी ऐसा मौका मिला नहीं। मैं भी सर के पास जाते रहता हूँ, सर भी मेरे पास आते रहते हैं। अब हमने कहा कि एक बार जो आपस में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत हमारी होती है, वो एक बार पब्लिक के साथ भी रखें, बच्चों के सामने भी रखें। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, जितने टीचर्स मैंने आज तक देखे हैं इस इंडस्ट्री में जो पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर्स देखे हैं जी, वो स्टूडेंट बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, चेले बनाते हैं, लेकिन आप सीधे भक्त बनाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आगे चल के मतलब क्या इरादा है आपका? नहीं, आगे चल के कभी सोचा नहीं क्या बनना है। वैसे तो किस्मत जहाँ लेके जाएगी, लेकिन पढ़ाना है। चाहे लाइफ में कुछ भी बन जाऊँ, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ाना छोड़ सकते क्योंकि बच्चों को नीड है। बच्चों को नीड नहीं है, बच्चों को बहुत टीचर बहुत अच्छे मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। मैं बच्चों के लिए कभी नहीं पढ़ाया आज तक। मैं पढ़ाया खुद के लिए। मुझे खुद मेरा लाइफ सबसे ज़्यादा जो मीनिंगफुल होता है, सबसे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ पढ़ाते हुए रहता हूँ। तो मुझे पढ़ाना है खुद के लिए, तो मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा। मैं उसको एंजॉय करता हूँ। और जहाँ तक बात है भक्त बनाने वाली, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स हैं ऑफलाइन में भी, जब हम पढ़ाते थे तो बच्चे बहुत कनेक्ट होते हैं टीचर से। अब वो है कि ऑनलाइन में लार्ज स्केल पे कनेक्ट होते हैं। दूसरी बात है कि एक गैप रहता है हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो मैंने जनरली देखा है ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी। आपको ना बहुत गैप के साथ नहीं पढ़ाना होता है कि आपको बच्चे के लेवल पे उतरना होता है, बच्चे से कनेक्ट करके पढ़ाना होता है, उसके प्रॉब्लम को समझ के उसके लिए आप कंटेंट डिलीवर करोगे तो बच्चा कनेक्ट करता है चीज़ों को। लेकिन मैंने जो बच्चों की दीवानगी देखी है आपके लिए, वो इस लेवल की दीवानगी है कि कभी आपने बच्चों को ये बोला कि भाई फिजिक्स के अलावा बायो एक सब्जेक्ट है 360 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है 180 मार्क्स का आता है, कम से कम वो सब्जेक्ट भी बच्चा पढ़ ले। अदरवाइज बच्चा हो सकता है फिजिक्स ही पढ़े, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस बहाने पढ़ लें कि कम से कम जो बायो और केमिस्ट्री के टीचर है वो बेरोजगार ना हो जाए। नहीं, बेरोजगार तो कोई नहीं होता, सब लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 360 मार्क्स का सिर्फ बायोलॉजी आता है, 180 मार्क्स का जूलॉजी और 180 मार्क्स का बॉटनी। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे, लेकिन इतना फोकस नहीं करना है कि आप बायोलॉजी पसंद। बच्चा नीट में इसलिए आता है क्योंकि उसको बायोलॉजी पसंद होता है। बिल्कुल, तो पढ़ता है बच्चा, पढ़ता है और उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द बच्चों को रहता है फिजिक्स में, इसलिए बच्चा भी ज़्यादा परेशान रहता है कि कोई उसको ढंग से वो चीज़ें समझा दे। इसलिए ज़्यादा फिजिक्स पढ़ता हुआ बच्चा आपको दिखेगा, है ना। लेकिन बायो इज लव फॉर देम। बायोलॉजी वाले और केमिस्ट्री वालों की नौकरी सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बायोलॉजी पढ़ो। अच्छा, मुझे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना था कि आपने ऑफलाइन में भी पढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है करियर की शुरुआत ऑफलाइन से ही हुई। बिल्कुल, ठीक है, आकाश जयपुर में पढ़ाया आपने, उत्तम कोटा में भी पढ़ाया हम लोगों के साथ। इसके बाद अब कोविड के बाद आप ऑनलाइन में स्विच हो गए। एज ए टीचर आप किसको ज्यादा एंजॉय करते हैं, ऑफलाइन टीचिंग को जहाँ बच्चे आपको घेरे हुए रहते थे,
हाँ जी। या ऑनलाइन टीचिंग जहाँ एक स्टूडियो है उसके अंदर आप क्लास ले रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, बच्चा कहीं रिमोट बैठा हुआ है, कहीं देख रहा है आपको हाँ हाँ। और कमेंट्स के थ्रू अपनी बात आप तक पहुंचा रहा है। एज ए टीचर किसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप? दो बातें हैं। एक तो मैं जो न्यू कमर्स है, नए लोग टीचिंग करने आते हैं, उनको मैं ये सजेशन दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर शुरू कर रहे हो पढ़ाना ऑनलाइन से कभी भी, तो आपको ऑफलाइन तो 1-2 साल पढ़ाना चाहिए पहले। अच्छा। जब तक आप ऑफलाइन में 2-3 साल नहीं पढ़ाओगे, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा के आप टीचर नहीं बन सकते हो। पर बहुत ही अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसको गलत माने, कि 100% सही नहीं भी हो सकता हूँ किसी के रिस्पेक्ट में, बट आप कभी भी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा के टीचर नहीं बन सकते। बने भी हैं बहुत सारे लोग, बहुत फेमस भी बने, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, career- उन्होंने ऑफलाइन पढ़ाया ही है। जैसे अलग सर की भी बात करूं मैं, उन्होंने ऑफलाइन पढ़ाया है इलाहाबाद में, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाओगे ना, तो बच्चों की नीड को नहीं समझोगे आप, बच्चों के डाउट्स को नहीं समझोगे, बच्चा किस तरीके से सोचता है, बिहेव करता है, ये सारी चीज़ आप नहीं समझोगे। और वो जो एक फ़न है ना, एक्साइटमेंट है, मुझे आज भी याद है जब जयपुर में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो 1 घंटे की क्लास के लिए 3-3 4-4 घंटे पढ़ के जाते थे। अलग अलग टीचर्स से पूछते थे, कुछ डाउट होता था तो कैसे समझाना है, ये एक अलग ही फेज होता है, जो एक्साइटमेंट रहता है पढ़ाने का। दूसरी बात, जब बच्चा पैर छू के जा रहा होता है आपका, हमेशा रिस्पेक्ट ऑनलाइन में भी करता है बच्चा, लेकिन ऑफलाइन में बच्चा सामने से समझ पा रहा होता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है, तो वो एक मोमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। और कोटा का तो कल्चर ही यही है, जो मैंने कोटा आके देखा है। कोटा में जो टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है, हर जगह टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन कोटा में जो टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है। आपका बर्थडे हो या टीचर्स डे हो, मुझे याद है कि इस तरह 3rd फ्लोर 4th फ्लोर से कंधे पे बिठा के टीचर को पूरा कैंपस में घुमाते इस थे। तरह का एक सीन मुझे याद आ रहा है। सर्वोत्तम की जिस दिन लास्ट क्लास होती है, 2 की बिल्डिंग थी, आपकी बर्थडे रहा होगा या लास्ट क्लास रही होगी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी शर्ट पे उन्होंने मार्कर से पूरा लिखा हाँ, हुआ वो था, अपने मैसेज डाले हुए वो थे। शर्ट अब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके फोटोज हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो बच्चे लास्ट क्लास जिस दिन होता था उस दिन खूब एंजॉय करते थे, उस पे पूरा जश्न मनाते थे। जैसे लास्ट डे होता है ना आपका स्कूल का या कॉलेज का, फेयरवेल टाइप, तो वैसे बच्चे करते थे। अब जैसे ऑफलाइन में कोई बैच आप खत्म करते हैं, तो उस दिन बच्चा कैसे एंजॉय करता है, आपको कैसे Online में। स्पेशल, ऑनलाइन में कैसे स्पेशल फील कराता है? ऑनलाइन में वो कमेंट में स्पेशल फील कराता है, बस सामने तो आने Comment ही सकता लिख बच्चा, हाँ कमेंट लिख पाता है वो, और वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता है, थैंक यू सर, और कमेंट में मैसेज देता है कि आप बच्चा। देखो सर, एंजॉय अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली तो ऑफलाइन। ओके। एंजॉय की अगर बात कहूँ कि मज़ा किस में टीचर को ज़्यादा आता है और मैंने कहाँ एंजॉय किया था, तो ऑफलाइन। बट ऑनलाइन नीड है इंडिया का, बच्चों का, इसलिए हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। बट जो फन है, जो एक्साइटमेंट है पढ़ाने का, जो मज़ा आता है पढ़ाने में, वो ऑफलाइन है। अभी जो ये इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, या एड टेक हो गया या कॉर्पोरेट कल्चर जैसे हो गया, ठीक है, तो ज़्यादातर जो बड़े कोचिंग है वो कॉर्पोरेट बन चुके हैं। राइट। हमेशा जो लोग बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चे के मेंटल लेवल की, उसके मेंटल हेल्थ की, ठीक है, कि बच्चा पढ़ रहा है, अकेले में पढ़ाई कर रहा है, उसके कुछ कभी कभी अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं, बच्चा एक्साइटेड फील करता है, उसको लगता है कि कल को मुझे एग्जाम पेपर नीट जेई का मिल जाए, मैं बिल्कुल फाड़ दूंगा। कभी वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो भी होता है, वो लो भी फील करता है। तो उसको मैनेज करने के लिए तो मैंने आपको देखा है, आपकी क्लास में दोनों चीज़ें चलती है। कभी कभी बच्चों पे गुस्सा भी करते हो, गुस्सा करना टीचर का जायज़ बनता है, मुझे लगता है। हाँ, मैं कहता भी हूँ जनरली क्लास में कि यार ऑनलाइन पढ़ाना मैं कभी सीख नहीं पाया, मैं वही ऑफलाइन का ही टीचर रह गया। वो जैसे हम क्लास में बच्चों को डांटते हैं, मारते भी हैं, होमवर्क भी देते हैं, चेक करते हैं, क्लास में ही पनिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन में भी करता हूँ। मैं बिल्कुल भी उन पे दया नहीं करता बच्चों पे, और उनकी बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। फन मोमेंट भी मतलब क्रिएट करते हैं, फन मोमेंट क्रिएट करने का रीज़न ये है कि बच्चा, आज आप देखो, आप भी कोई यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखते हो या कोई सॉन्ग सुन रहे हो, तो मे बी आप देखते देखते 10 मिनट स्किप कर देते हो। बिल्कुल कर देते हो। वो जो 4 मिनट का वीडियो होता है उसको भी 10-10 मिनट स्किप करके फास्ट करके देखते हो। तो ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर बच्चे कैसे देखेंगे? कैसे देखें? तो आपको इंगेज करने के लिए बीच में थोड़ा सा, हर बच्चे का एक मेंटल स्टेट नहीं होता है ना, बच्चा डिसकनेक्टेड फील करता है, कहीं भी रिदम लूज करता है, तो उसको कनेक्ट रखने के लिए आपको कुछ ह्यूमरस चीज़ें सब्जेक्ट से रिलेटेड बनानी पड़ती है। 99% टाइम हम सब्जेक्ट से नहीं भटकते हैं। अगर कुछ हंसी मजाक भी कर रहे हैं, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें फेस डिफरेंस बताऊंगा, तो कुछ हंसी मजाक करके बताऊंगा, लेकिन रहूंगा स्टिक अपने सब्जेक्ट पे ही। बिल्कुल। ये तो बात हुई कि ठीक है, आपने क्लास में दोनों चीज़ों को मेंटेन किया, जी, अपने बिल्कुल। बच्चों को
सब्जेक्ट भी दिया, उसको मोटिवेट भी किया, ठीक है, उसको लाइक उसका एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी उसका ध्यान रखा और मजे मजे में उसने क्लास पढ़ ली। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जब से ये कॉर्पोरेट कल्चर हुआ है तब से टीचर्स परेशान है। टीचर्स अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके परेशान है, सैलरी कट से परेशान है, ठीक है, तो मतलब टीचर्स की मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन होगी? ये तो इम्पोर्टेंट है, मैंने भी नोटिस किया है। हाँ, जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया है या फिर बड़े बड़े जाइंट टेक आए हैं, बिल्कुल। तो उससे फ़र्क पड़ा है। बट वो फ़र्क कहाँ पड़ा है? पहले जो कोचिंग इंडस्ट्री हुआ करता था वो सेंट्रलाइज था कि आप बिहार के किसी, यूपी के किसी गांव से आके पढ़ना है तो कोटा आना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एडटेक ने आके उसको डिसेंट्रलाइज किया है कि अब आपको नहीं आना पड़ेगा, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना हो या ऑफलाइन पढ़ना हो। जो कोटा की कोचिंग थी आज वो पटना में पहुंच गई, बिल्कुल। लखनऊ में भी पहुंच गई। तो ये एक्चुअल में नीड था इंडिया का, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है। तो टीचर्स के लिए तो मेंटल हेल्थ का मैं बाद में आऊँगा, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। मतलब एक बच्चा जो बहुत मुश्किल से यहाँ गया पढ़ता था, वो घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहा है, या लोकल कोचिंग में वहाँ पे जाके, या बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है छोटे छोटे जगह पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। और पहले आप जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो ना, वो एक बहुत लिमिटेड टीचर्स की मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। मतलब पहले अगर X जॉब अपॉर्चुनिटी था टीचिंग में, तो आज वो शायद 4X 5X हो गया है ना, वो फैल गया है। मतलब आप पहले तो कोटा में नौकरी मिलती थी, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले तो कोटा में नौकरी मिलती थी ना, लेकिन आज हर जगह छोटे छोटे जगह पे रोजगार मिल रहा है। तो ये तो अच्छा ही हुआ है, मतलब इंडस्ट्री का दायरा बढ़ा है। हाँ, मतलब ये टीचिंग प्रोफेशन जो पहले हम समझते थे कि स्टार टीचर और बड़े टीचर्स कोटा में हो और पटना में ही होते हैं, मतलब बड़े बड़े दिल्ली में ही होते हैं, लेकिन आज वो हर जगह छोटे छोटे वही कंटेंट पहुंच रहा है। और कंटेंट लोग अच्छा सीख भी रहे हैं, अच्छा पढ़ा भी रहे हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि जो कोटा कंटेंट वो बाहर नहीं पढ़ाया जा रहा है, आजकल लोग सीख रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। आप मुझे ऑनेस्टली एक क्वेश्चन का आंसर देना, जिस तरह से एनटीए जब से एग्जाम करा रही है, नीट और जेई के क्वेश्चंस जिस लेवल पे आ रहे हैं, पेपर जिस लेवल का आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ऑनेस्टली कितने साल का एक्सपीरियंस वाला एक सिंसियर बच्चा, एक सिंसियर टीचर उसके साथ जस्टिफाई कर पाएगा? मतलब वो अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएगा? 3-4 साल तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। आपको, आपका कहना है कि उसको ऑफलाइन का एक्सपोजर होना चाहिए, थोड़ा सा जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा जरूर होना चाहिए। तो जिन लोगों की करियर की शुरुआत कोविड के टाइम से हुई, तो उनके लिए शायद अभी ये मौका है कि वो ऑफलाइन का एक्सपोजर नहीं, ऑफलाइन अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो एक मतलब ऐसा होता है ना कि 2 महीने 3 महीने किसी कोचिंग सेंटर में जाके कुछ ऐसा काम कर लो, बच्चों को डाउट कर बता लो या मिल लो। यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हो तो जाना जरूरी होता है थोड़ा, मुझे लगता है। जब तक आप ऑफलाइन बच्चों से मिलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा पढ़ा किसको रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा आपसे वो ये है कि जैसे आप कोटा में रहे, ठीक है, हम लोग साथ में रहते थे, तो मैंने देखा, अभी रिसेंटली मैं नोएडा भी आया, आपके घर पे थे, फ्लैट पे थे, वहाँ भी मैंने देखा। तो मैं जिस एमआर को जानता हूँ वो ये है कि कुछ भी दो पहन लेगा, कुछ भी दो खा लेगा, बिल्कुल वही रहना सहना बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपका सिंपल है, सादा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सारा जो पैसा शायद से आपने कमाया होगा पिछले 5-7 साल में, तो जूनियर एमआर के लिए मतलब क्या टारगेट सेट किया आपने? कितना सीआर का आप असेट इनको देने वाले? वो अच्छी एजुकेशन ले ले और हमारे जो हम जहाँ से उठे हैं वो घर परिवार का संस्कार ले ले, ये मतलब कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आज भी मैं घर जाता हूँ ना, तो मैं नाना नानी के यहाँ पला बड़ा हूँ बचपन से ही। आज भी मैं घर जाता हूँ तो एक छोटा सा अलमारी होता है, मेरी नानी वो सब्जी उब्जी बना के रखती है, तो मैं थाली में खाता ही नहीं हूँ, मैं वो रोटी लेता हूँ उससे और उस पर सब्जी डाल के रोल बना के और 3-4 बार में उसका आनंद मस्त रहता हूँ। आनंद नहीं, वो अपने आप होता है। मैं मतलब वहाँ जाता हूँ तो अपने आप ये चीज़ें होती है। वो अभी भी मेरी नानी कहती है कि यार, मतलब नानी बोलती है कि तुम खाना नहीं सीखे अभी तक। हम कि नहीं, मैं यहाँ आता तो भी ऐसे खाता हूँ। तो और पैसे की जो बात है, पैसा तो टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो कमाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं पैसा बिल्कुल नहीं कमाना, पैसा कमाता हूँ, लेकिन ऐसा पैसा नहीं कमाया कि मैं कोई टारगेट सेट करूँ। पैसा कमाना होता तो कभी भी एक जगह रह के पैसा नहीं कमाया जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, चाहे वो IT प्रोफेशन हो या टीचिंग प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप कोचिंग चेंज करेंगे, कंपनी चेंज करेंगे, तभी आप बहुत पैसा कमा पाएंगे। एज अ नौकरी करते हुए, एज अ एम्प्लॉई, आप एक जगह पे रुक के बहुत पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाऊँ
और मुझे लगता है कि मैं आपके यहाँ ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहा हूँ या मैं इस जगह इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा बच्चों तक रीच कर रहा हूँ, उनके नीड को फुलफिल कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रायोरिटी ये है। अगर मुझे कहीं कोई कहता है कि मैं आपको 2x दे देता हूँ या 3x पैसा दे देता हूँ, बिल्कुल। लेकिन वो बच्चे कम पढ़ेंगे तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। तो आपको बिल्कुल एकदम मास में खेलना है, मतलब ज़्यादा बच्चे बच्चे ज़्यादा चाहिए। बच्चे पढ़े, उसमें मन लगा रहता है सर। तो आपके लिए तो ये बेहतर होना चाहिए। आपने कहा कि मैं ऑफलाइन को ज़्यादा एंजॉय करता था, तो ऑफलाइन में तो कंपैरेटिवली आप अब मैं 2000-5000 बच्चे पढ़ा पाएंगे। नीड और एंजॉय दोनों अलग चीज़ है ना। मैंने आपको बोला बिल्कुल मैं ऑफलाइन में बहुत मज़े करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरी टीचिंग असली निखर के ऑफलाइन में ही आती है। ऑफलाइन में मैं अगर आज पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, बच्चे मुझे जिस रूप में देख रहे हैं, हाँ। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो उनको 2x ज़्यादा मजा आएगा, मजा आएगा। क्योंकि मैं किसी को खड़ा करा लूंगा, कुछ पूछ लूंगा, उनके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं बिहेव करूंगा, उनको पनिश भी करूंगा, उनसे डायरेक्ट मॉनिटर डिस्कशन करूंगा कंसेप्ट का। ये 2x 3x मेरी टीचिंग हो जाएगी। लेकिन 2x 3x करके मैं कितने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? 2000-5000 बच्चे पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अभी नंबर तो क्या बोलूं, मतलब एक साल में कम से कम 10 लाख बच्चे पढ़ाते हैं अभी। बिल्कुल। तो 10 लाख बच्चा, वो बच्चा आता है उसमें जो कभी सोच भी नहीं सकता था नीट की तैयारी करनी है मुझे। तो उस बच्चे को सिर्फ नीट की तैयारी हम ये नहीं कराते हैं कि तुम डॉक्टर ही बन जाओ, लेकिन हम उसको जीना सिखा देते हैं, मेहनत करना सिखा देते हैं, उसको एक होप देते हैं कि आगे लाइफ में तुम अगर अभी ये चीज़ें सीख लिए, पढ़ लिए, मेहनत करना सीख लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। तो हम रिजल्ट जितना देते हैं वो एक सेलिब्रेशन में या कहीं दिखता है, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन हम जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं पूरे कंट्री में, जो एक बच्चा मेहनत करना, एक आगे लाइफ को समझना, लाइफ के चीज़ों को ढंग से देखना सीख जाता है, तो ये एक अलग है ना, ये नहीं कर पाएंगे। तो एक नीड और प्लेजर दोनों अलग है। तो आप कह सकते हो कि नीड के लिए मैं अपने प्लेजर को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। एक्चुअली क्लास में मैं भी ये बात बार बार कहता हूँ बच्चों को, हर जी। टीचर ही बोलता होगा कि हमारा टारगेट नीट और जेई में सेलेक्ट होना नहीं है हाँ जी। भैया, हमारा टारगेट यहाँ पर डिसिप्लिन होना और मेहनत करना सीखना है। जो बच्चा मेहनत करना सीख गया वो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। और इस हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि अगर आप नीट जेईई की तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो पहले दिन सिलेक्शन करते करते सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करना सीखिए, हार्डवर्क करिए, सही रास्ते पर चलिए, कंसेप्ट सीखिए, खूब लगे रहिए, और ये लगे रहते रहते मेहनत करते करते आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। इसमें क्वेश्चन कोई गारंटी तो नहीं दे देगा ना कोई कि जैसे बच्चा पूछता है कि मेरे इतना स्कोर आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिन भर आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कितना फोकस करनी चाहिए बच्चे को? क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस, कितना रोल है, मतलब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, कई बार बच्चा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेता है कि सिर्फ क्वेश्चन ही करता रहता है, कंसेप्ट पढ़ता ही नहीं है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो आपको एक पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक सेट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स आपको स्पेंड करना पड़ेगा कंटेंट पे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कितना कंसेप्ट पढ़ा, कितना सीखा, ये तो एनटीए पूछने वाला नहीं है। वो तो एक सवाल देगा 3 घंटे में, वो करके आपको परफॉर्म करना है। तो आपको कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपने सीखा है, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उसको एनालाइज करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आपको अल्टीमेटली क्या परफॉर्म करना है, क्वेश्चन करके दिखाना है एनटीए को, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सीखा कितना, ये इससे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बिना सीखे आप क्वेश्चन भी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। कुछ सेट ऑफ टाइम आपको कंटेंट पढ़ने पे देना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही चाहिए, और टेस्ट तो देना ही चाहिए। कितने परसेंट टाइम वो डिवोट करे बच्चा? ठीक है, अगर हम आइडियली बात करें तो एक बच्चे को एक दिन में तीनों सब्जेक्ट 1 आवर 45 मिनट या 1 आवर 30 मिनट या 2 आवर एटलीस्ट कंसेप्ट और क्लास पे देना चाहिए। तभी वो क्लास पढ़ेगा, कंसेप्ट सीखेगा और क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। ये हो गया सीखने वाली पार्ट, सवाल कैसे टीचर करा रहा है, ये सीखने वाली पार्ट हो गया। 6 घंटे 7 घंटे की स्टडी यहाँ हो गई। अब उसको 4-5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बायोलॉजी भी है तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी से क्वेश्चन करे, कुछ सोर्स है तो उससे सोर्स से क्वेश्चन करे, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक हो जिससे क्वेश्चन करे, डीपीपी सॉल्व करे। तो 4-5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उसको देना चाहिए। आपको ना, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से नहीं भी होगा, आप टीचर नहीं बन जाओगे एक दिन। बिल्कुल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2-4 सवाल नहीं हो रहा है तो उसको सीखना है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहना। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है सक्सेस का। पेशेंटली आपको काम करना है, मतलब उस पर लगा रहे वो, सेकंड अटेम्प्ट में होगा, थर्ड अटेम्प्ट में होगा, टीचर से हेल्प लेके होगा, लेकिन वो होगा कुछ होगा। थर्ड अटेम्प्ट मतलब सवाल का थर्ड अटेम्प्ट, नीट का थर्ड अटेम्प्ट नहीं। बिल्कुल। क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैंने। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं जानता हूँ, अपनी कई बार बात भी हुई इस बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे और बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे होंगे, आज की हमारी इस चर्चा को देख रहे होंगे, वो भी इस बारे में जाने कि द MR स्टार की जो कोटा में एंट्री है वो किस तरह से हुई। और मुझे आप अपना कोटा में फर्स्ट डे जब आप आए थे एज ए टीचर, फर्स्ट डे जब आप आए थे कोटा में, तो उस दिन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वो मैं जानना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस मेरा हमेशा से ना
किसी भी कोचिंग में मैं गया पहले, मतलब पढ़ाने के लिए जब जहाँ गया, तो पहले बहुत ही अंडरस्टिमेट किया गया हमें हमेशा। खुल के चाहे बोलिए वो आप, खुल के फिजिक्स बताइए। वाला हो, फिजिक्स वाला में मुझे 3 महीने तक नहीं रखा काम पे। और चाहे वो कोटा में जब मैं आया था, तो आपने बुलाया था, आपसे मेरी जान पहचान थी सुमित सर के थ्रू। तो यहाँ पे नीट था एक सर्वोत्तम कोचिंग में, बिल्कुल। तो आपने बोला था कि आ जाओ यहाँ पे नीट है, तो मैं आया था। मुझे याद है कि सुबह सुबह आ गया था मैं 8-9 बजे यहाँ पे। बिल्कुल। 10 बजे मैं सेंटर पहुँच गया। हम्म। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर साहब अभी क्लास में हैं, वो भी पढ़ाते थे, तो आप 2 घंटे वेट करो। जब मैं 2 घंटे वेट किया तो बोला कि अरे वो तो उस सेंटर चले गए हैं, दूसरे सेंटर में जो 6 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे मिलेंगे। फिर मैं वहाँ गया, फिर वहाँ पे बातें हुई, फिर बोला कि नहीं वो तो लंच पे चले गए हैं, आप शाम को आइए। तो ऐसे मतलब ठीक है, तो होता है, नॉर्मल है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, ऐसा था, मतलब एक्सपीरियंस ऐसा था। फिर उन्होंने शाम को फिर भी क्लास थी उनकी, तो बैठे बैठे 8-9 बजे, 9 साढ़े 9 के आसपास मेरा डेमो लिया उन्होंने। तो 9-10 बजे डेमो लिया। फिर उसके बाद उनको मज़ा आया, सवाल भी पूछे बहुत सारे। फिर बोला कि अब ज्वाइन कर लो तुरंत। तभी बात हुई कि तब तक बहुत सारे लोगों का डेमो हुआ था, 6-7 लोगों का, मतलब शायद डेमो तो बहुत लोगों का हुआ, 6-7 लोग सेलेक्ट होके बैठे थे। चल रहा था उन हाँ दिनों हाँ, basically। उन दिनों प्रोसेस चल रहा था, 6-7 लोग बैठे थे। ये बात पहले भी बता चुका हूँ ये बात। तो जो डायरेक्टर साहब थे वो कहते हैं कि कितनी क्लास पढ़ा लोगे। तो मैंने उनको बोला कि आप जितनी पढ़ाते हो उससे एक ज़्यादा लगाना मेरी। तो हंसने लगे। मैंने बोला कि पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद शुरू हो गया कार्यक्रम। क्लास लगी मेरी, 350-400 बच्चे थे। मैं जहाँ पहले जयपुर में था वहाँ पे 30 बच्चे पढ़ते थे, 40 बच्चे क्लास में। यहाँ आया 300-400 बच्चे बैठे। अब बच्चे हल्की में ले ली, ये क्या पढ़ाएगा। मैं नया नया था उस समय, या 22 साल का रहा हूँ मैं, 22-23 साल का। बिल्कुल यंग लड़के जैसे हाँ, दिखते 22-23 साल का रहा था। जब मैं क्लास में घुसा तो बच्चे शोर मचाने लगे। और कोटा में कल्चर उस समय क्या था कि एक बच्चा जो क्लासरूम में बैठा है वो शायद 1-2 ड्रॉप कर चुका है या 12th कहीं से पढ़ा हुआ है, तो जितने भी कोटा के टीचर्स होते सबके नोट्स लेके बैठते हैं। नोट्स लेके बैठा था भाई, अलग अलग बच्चे अलग अलग नोट्स लेके बैठे हुए हैं। मैं डर गया देख के, इनके इनको क्या पढ़ाऊँ, कोई लिखने के लिए तैयार नहीं कुछ भी। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के नए तरीके बताए। बिल्कुल। तो उनको मज़ा आया। फिर बच्चों को मज़ा आया। तो बच्चे, ऐसे नहीं होता है कि आप पढ़ा रहे हो बच्चा पढ़ रहा है, कोटा में ऐसा नहीं होता है। कोटा में होता है कि आप पढ़ाए और बच्चों को मज़ा आया तो पूरी बिल्डिंग काँप जाती है तालियों से। मतलब वो बेंच पीटने लगे और क्या बताया जोरदार, तो पूरा मतलब बिल्डिंग में आवाज़ें गई। फिर वहाँ पे शॉर्ट नेम मुझे कोटा में ही मिला था। पहले मैं जब तक पढ़ाया जयपुर में तब तक मनीष राज ही बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्लासेस लगते तो शॉर्ट नेम लिखता है। तो यहाँ पे मुझे एमआर का नाम तो सर्वोत्तम ने दिया मुझे। एमआर के ऊपर जो स्टार लगा वो कब से मानते हो आप? वो सब कोटा का देन है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे लाइफ में कोटा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ आके ही मैंने कंटेंट को रेक्टिफाई किया है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सीखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मतलब पढ़ाना ऐसा होता था कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, 7 बजे से क्लास होती थी 12 बजे तक, फिर 1 बजे 1 घंटे का लंच होता था, फिर 1 सवा 1 से शुरू होता था, फिर 8:30 तक क्लास होता था। ऑफलाइन में तो ऐसा भी होता है कि बीच में जो लंच टाइम है उसमें भी बच्चा डाउट बहुत डाउट पूछता है, बहुत डाउट लंच पे स्किप हो जाता है टीचर्स लंच बिल्कुल हो जाता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता। लगभग रोज, मतलब 6 से 7 क्लास रोज होती थी मेरी, 1.5 घंटे की। तो आप अंदाजा लगा लें, 9-9 घंटे तो मतलब टीचिंग होता था हमारा, 3-4 घंटे डाउट। तो बहुत जल्दी ही बहुत कोटा में मेहनत लगी। कोटा में ही हमें नाम मिला एमआर का, कोटा में ही हमारा स्टार मैंने डेवलप किया, जो बच्चों को टेक्निक बताते हैं सवाल सॉल्व करने का। तो बहुत यादें जुड़ी है, बहुत इमोशनल थोड़ा सा है। तो आपका ये पूरा जो सफर रहा, मतलब एक ऑर्डिनरी टीचर से, जैसे हर किसी की शुरुआत होती है, इस तरीके आपकी शुरुआत हुई जी। और वहां से जिस स्टारडम पे, या मैं बोलूंगा सेलिब्रिटी टीचर तक आप पहुंचे, ठीक है, इसमें कोई ऐसा पहलू है, कुछ ऐसी बात है जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई? कोई स्ट्रगल का ऐसा पॉइंट रहा हो? जैसे स्ट्रगल का पॉइंट तो ये था कि कोटा में आपके सामने जो टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही फेमस और बहुत ही वो रहते हैं, मतलब एचओडी टाइप, और बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं। तो उनके सामने आपको खड़े रहने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। कई बार बच्चा सब्जेक्ट कम देखता है, नाम ज़्यादा देखता नाम ज़्यादा देखता है, बिल्कुल। तो उस समय बहुत मेहनत किया। दूसरी बात एक था, जब मैं जयपुर में शुरू किया था पढ़ाना, तब नहीं कर पा रहा था मैं। स्टार्टिंग था, T=0 से शुरू किया था उस समय, तो सवाल ही नहीं होते थे, मेरे से ही खुद सवाल नहीं होते थे। तो अलग अलग टीचर्स से जाके सवाल पूछते थे। फिर अलग अलग टीचर्स डेमो लेते थे कि नया टीचर है, पढ़ा पाएगा कि नहीं। तो उस डेमो में फिर बेइज्जती होती थी बहुत ज़्यादा। तब एक मोमेंट था कि लगभग 3-4 महीने तक लगातार मैं क्विट करने का सोचता रहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेंगे। लेकिन फैमिली कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि
पहली बार तो मैं अपने पूरे मतलब पीढ़ी में नौकरी शुरू किया था। कभी मेरे दादाजी ने कोई नौकरी नहीं किया, पापा ने नहीं किया, चाचा ने नहीं किया, कोई नहीं किया मेरे पूरे खानदान में। तो नौकरी शुरू किया था और 32,000 रुपये महीना मिलता था। तो वो फिर छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उससे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ गई थी। बिल्कुल। घर में भाई और बहन, मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है तो बेसिकली। वो छोड़ नहीं सकता था। तो वहाँ पे 3-4 महीने बहुत ही मतलब पेनफुल था। तो वो जो लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, हल्के में लिया, मतलब आपने वो दिल पे ले लिया फिर? दिल पे नहीं लिया, मजबूरी था वो। उस समय तो मजबूरी में काम किया था, लेकिन मजबूरी में मेहनत थोड़ा किया तो सीख गए चीज़ों को और बाद में मज़ा आने लगा। तो सर क्वेश्चंस की लिस्ट तो बहुत है, मुझे लगता है 2-4-5 घंटे भी हम लोग साथ में बैठेंगे तो खत्म नहीं होंगे। तो अपन ऐसा करते हैं कि कम टाइम में आंसर के लिए एक रैपिड फायर खेलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपने जो अब तक हासिल किया उसमें सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज क्या था और उसको कैसे आपने पार किया, ओवरकम किया? किसी भी इंसान के लिए होता है ये तो, कि कोई भी इंसान जो भी हासिल करता है लाइफ में, ऐसा नहीं है, सब लोग के लाइफ में एक चीज़ होता है कि प्रोफेशनल के साथ पर्सनल लाइफ भी चलती रहती है। और वो पर्सनल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो सबसे बड़ा चुनौती होता है इंसान के लिए, कि घर को भी संभालना। आज देख रहे हैं, आज बहुत सारे मतलब न्यूज़ भी आते हैं ऐसे कि ये हो गया पर्सनल लाइफ में। तो ये सबसे बड़ा होता है जो प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सारी बातें टीचर्स या कोई भी चीज़ इंसान शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली, लेकिन ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गुण या आदत एक टीचर में क्या होनी चाहिए और एक बच्चे में क्या होनी चाहिए? मुझे दो अलग अलग बताना। किसी भी क्षेत्र में, और टीचर के लिए और बच्चे के लिए, सबके लिए एक ही चीज़ है कि आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अल्टीमेट हाइट पे तभी पहुंच सकते हो जब वो काम करना आपको पसंद हो। अगर आप उसको एक प्रोफेशन की तरह बनाते हो, पैशन की तरह नहीं लेते, वो काम आपको पसंद नहीं है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक आपको जाना है। तो आप लाइफ में वही काम करें जो आपको पसंद हो। पैशन और नहीं पसंद है तो मजबूरी में करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मजबूरी में उसको पसंद बना लेते हैं। तो आपको वो काम पसंद है, उसको पैशन बनाइए और फिर उसको जिए, मतलब उस काम को जीने की कोशिश करो, वही तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए। पसंद है तब भी करना है, नहीं पसंद है नहीं तब भी पसंद करना है, अगर कोई मजबूरी होती है इंसान की, जैसे आप बिहार में देखो, गांव में देखो, तो लोग मजबूरी में तो आईएएस निकाल देते हैं। तो उनको पता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरी फैमिली, मेरे माता पिता या मेरी लाइफ क्या होगी, तो वहाँ से शुरू करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो अपने काम को जीने की कोशिश करो। आपके जीवन में कौन या क्या सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाला रहा? मेरे प्रेरणा देने वाला मेरे जीवन में तो आ, मेरे दादाजी थे। और दादाजी हमेशा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और खुदीराम बोस, इन सब की कहानी सुनाते थे। और हमारे घर में भगवान की भी पूजा होती है और इनकी भी पूजा होती है, तो उनकी कहानी और उनकी चीज़ों से हमने बहुत सीखा है। तो मैं भगत सिंह को आइडियल मानता हूँ। मतलब हार नहीं माननी है जिंदगी में? हाँ, हार नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हार नहीं माननी, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। सेक्रीफाइस करना, हार नहीं मानना, लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखनी होती है, क्या सोच होता है, समाज शास्त्र क्या होता है, लोग क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अपने जीवन में एक सबसे बड़ी सीख साझा करनी हो तो वो क्या होगी? मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, और हर चीज़ टाइम मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है। कोई भी चीज़ आपको लाइफ में सक्सेस मिलता है ना, तो उसके लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। अगर आप देखते हो कि आपको ये चाहिए, आपको आज आप मॉल में जाते हो, दुकान में जाते हो, आपको कपड़े चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरीके से आप चाहते हो ना कि आपको कुछ करना है या बड़ा बनना है या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसका पे करना पड़ेगा आपको, पे करना पड़ेगा आपको, मेहनत के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, सेक्रीफाइस के टर्म्स में, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप रातों रात या 2 महीने में या 3 महीने में आप सब कुछ नहीं बदल सकते हो, इंतज़ार करना पड़ेगा सही समय का, मेहनत के साथ। भविष्य में क्या करने की योजना है? ये सवाल ना मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सारे टीचर्स, अलग सर भी, बहुत सारे लोग, कब तक पढ़ाना है। अभी पढ़ाना तो शुरू किया, अभी तो शुरू किया है, तो अभी तो पढ़ाते रहेंगे, सिर्फ पढ़ाना है। और लाइफ अगर किसी और रास्ते पे लेके जाती है, किसी नीड की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से, तो उस रास्ते पे चलते हुए भी पढ़ाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाना छोड़ देते हैं जब बहुत कुछ होता है। तो मेरा लाइफ में कुछ भी हो जाएगा, लास्ट मोमेंट तक मैं पढ़ाऊँगा। और ये टीचर का जो लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है 24 आवर्स में से वो रहता है जिस समय वो क्लास में बच्चों के सामने खड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए भी वो है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? एक बच्चा सफलता को कैसे देखे? जैसे सफलता का मतलब है कि हर आदमी अलग अलग काम करता है और उस काम में, उस फील्ड में उसको सफलता की बात करता है वो। तो टीचिंग फील्ड में तो हम जिस विजन से पढ़ाना शुरू कर रहे थे ऑनलाइन,
और वो विज़न यही था कि इंडिया का हर वो बच्चा जो किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा है गांव-गांव में, वो बच्चा पढ़े। तो जब तक इंडिया का हर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब पढ़ पाता है, तब तक हम सफल नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये थोड़ा सा वो लगेगा जवाब कि यार बनावटी जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस गांव-गांव तक पहुंचे, हमारी फीसेस कोर्स कितनी रहती है, जो भी है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि इंडिया का हर बच्चा जो कभी भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा। अच्छा, इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि आप देखोगे कि अगर किसी पेरेंट्स के पास 100 रुपए हैं तो अपने बेटे पे 80 रुपए खर्च करेगा और बेटी पे 20 रुपए खर्च करेगा। ये जनरल मेंटेलिटी है पूरे इंडिया की, और यूपी, बिहार, बंगाल इन सब की तो है। जेंडर बायस्ड। जेंडर वाइज्ड बहुत ज़्यादा है। तो वो जो जेंडर वाइज्ड है उसको हमने, और गांव में ज़्यादा होता है, शहर में भी होता है ये चीज़। गांव के अगर कोई पेरेंट्स हैं, 100 रुपए है तो 80 रुपए अपने बेटे पे खर्च करेंगे, उनको बाहर भेजेंगे, और 20 रुपए लड़की पे खर्च करेंगे, उसको बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे। तो वो चीज़ बहुत हमने ठीक करी है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, कि आज वो लड़कियां भी पढ़ रही हैं और बहुत अच्छा मेहनत करके गांव से सफल हो रही है। तो ये अच्छा लगता है, जिस विज़न के साथ हमने शुरू किया था उसमें सफल हो रहे हैं, और अभी भी काम बाकी है, उसको करते रहेंगे, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। कभी आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया, जैसे ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है घर में वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, हाँ जी, तो हाँ जी। सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहा होगा, वो उसकी पढ़ाई को, उसके कंसंट्रेशन को कितना प्रभावित करता है? बच्चे के कंसंट्रेशन को प्रभावित करता है, और आजकल हमारे कंसंट्रेशन को भी प्रभावित करता टीचर की कंसंट्रेशन है। बिल्कुल प्रभावित करता है, 200% प्रभावित करता है। टीचर भी मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब और बाकी चीज़ें अब क्लास के बाद यूज़ करता है, मैं भी करता हूँ। उसको कम करना चाहिए। और ये आपकी फोकस को, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन को कम करता है। आप कहते हो ना बार बार, बच्चे के लिए अगर मैं बोलूँ तो ऑनलाइन की वजह से 2 प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो बच्चा क्लास में पढ़ता है और बाहर जाके सोशल मीडिया की यूज़ करता है, फिर वो चीज़ें जो पढ़ा है वो भूल जाता है ना, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ गई, और आपका जो दिमाग है वो बहुत लिमिटेड है, काम करता है। अनलिमिटेड तो है नहीं ना कि आप उसमें जितना कचरा डालोगे वो करता रहेगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि कंसंट्रेशन लूज़ करता है बच्चा, फोकस लूज़ करता है, टाइम कितना किल करता है उसको आइडिया ही नहीं लगता है। तो सोशल मीडिया इस तरीके से हैम्प कर रहा है। और दूसरा ये है कि ऑनलाइन में बच्चा टेलीग्राम और बाकी चीज़ें इतना एक्सप्लोर करता है, यूट्यूब, कि उसके पास अनलिमिटेड कंटेंट हो जाते हैं, फिर वो कंटेंट को संभाल नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, इन टर्म्स ऑफ PDF, नोट्स, टीचर के कंटेंट, वीडियो लेक्चर। तो पहली बात तो यही है कि आप ऑनलाइन में सोशल मीडिया यूज़ ही ना करें जब तक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक आप कसम खाएं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तब तक नहीं करेंगे, अपना फोकस रखेंगे, क्योंकि आपकी दिमाग की शक्ति लिमिटेड है, उसको बहुत कचरा उसमें मत डालिए। बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डालिए। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अनलिमिटेड सोर्स पे ना जाएं कि ये भी किताब मेरे पास, ये भी किताब है, ये भी किताब है, ये भी किताब है। आप लिमिटेड सोर्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स उसको सॉल्व करिए, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। आप 50 चीज़ें रख लेंगे, कंटेंट कवर नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। और इसमें बच्चों के लिए जो मुझे समझ आया वो ये समझ आया कि बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा लिमिटेड यूज़ करना है, ठीक, लगातार लगे रहना है, हार नहीं मानना है, और बेसिकली उनको मेहनत करते रहना है। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता, तो देर सवेर आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और बच्चे समझदार है सर, समझते हैं बातों को। खैर, और कई बार बच्चों को लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा है कि अगर मेहनत नहीं करोगे, 2 पहलू, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, कोशिश करोगे, तो ये दुनिया गोल है, आपका किया हुआ मेहनत आप तक ज़रूर आएगा। बिल्कुल। और इस पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पेशेंटली लगे रहना है, काम करना है, मेहनत करना है। आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो, दिल से काम करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सर, ये आज हमारी बातचीत थी आपके फेवरेट MR सर के साथ, और इसमें हमने बहुत सारी पर्सनल और प्रोफेशनल मुद्दों पे बातचीत की। अब इन बातचीत में से कौन सी बातचीत आपको सबसे अच्छी लगी वो आप कमेंट करके बताएं।